नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं राम शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने आरडब्ल्यू परिवार में। फटाफट से बताइए, ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर है या नहीं। मोहम्मद कासिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद कासिफ जी। अंशुपाल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंशुपाल जी। स्नेहा पटेल, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, राधे राधे। चलिए, तो बातें शुरू करते हैं आज के लेक्चर की। कमेंट्स तो आपके बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। चलिए, तो बात शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर के बारे में। जैसा कि हम हमेशा से करते हैं, रिवीजन करते हुए फटाफट से आगे बढ़ेंगे। आज और कल 2 ही दिन आपको ये लेक्चर पढ़ना है बस, ठीक है। मतलब ये चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद जी सारी चीजें क्लियर है या नहीं। ऑडियो वीडियो फटाफट से बता दीजिए। एक बार ये क्लियर कर दीजिए कि सर हमें साफ साफ आपकी आवाज सुनाई दे रही है और हमें साफ साफ आप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बताइए फटाफट से। ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जय माता दी, जय माता दी। अवधेश चौधरी जी, अवधेश चौधरी जी। पुष्पेंद्र शाक्य, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। लव फ्रॉम यूपी टावा। अच्छा जी, धन्यवाद। कल तो वन शॉट है। अच्छा जी, कल वन शॉट भी है। हाँ जी, कल वन शॉट है, बिल्कुल कल वन शॉट है। कल मिलेंगे अपने वन शॉट में। चलिए, सब चीज़ें क्लियर है, धन्यवाद। बातें शुरू करते हैं। कल हमने डिस्कशन किया था हमारे लंदन फोर्स के बारे में। लंदन फोर्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। ये प्रकीर्णन बल भी कहलाता है, ये प्रक्षेपण बल भी कहलाता है। जब किसी पदार्थ में उदासीन अणु पाए जाते हैं और ये उदासीन अणु एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन वितरण को प्रभावित कर देते हैं और आपस में आकर्षण बल लगा लेते हैं, तो इसी को हम कह देते हैं लंदन बल। इसी को हम कह देते हैं लंदन फोर्स, ठीक है। जैसे ये उदासीन, ये भी उदासीन, दोनों ने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित किया और यहाँ पर ये दोनों अस्थायी द्विध्रुव बन जाएंगे और आपस में आकर्षण बना लगाने लग जाएंगे। इसी को हम कह देंगे लंदन बल, ठीक है। फिर मैंने आपको इनके अलग अलग नाम भी बताया, जैसे डायपोल, डायपोल को आप कीजम बल कहते हैं, डायपोल इंड्यूस डायपोल को डिबाई कहते हैं, लंदन बल को प्रक्षेपण बल भी कहा जाता है। फिर उसके बाद गैसीय अवस्था आ गई हमारी। गैसीय अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आयतन और आयतन और आकृति दोनों ही अनिश्चित होती हैं। आयतन और आकृति दोनों ही अनिश्चित होती हैं। इसी को हम कह देते हैं इसी को हम कह देते हैं गैसीय अवस्था। O2 N2 NeAr क्रिप्टन, बहुत सारी हमारी गैसें होती हैं। फिर उसके बाद मैंने आपसे बात की ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में बात की, जिसे आप इंग्लिश में थर्मल एनर्जी कहते हैं। पदार्थ में कणों की गति के कारण, किसके कारण? कणों की गति के कारण ऊष्मा उत्पन्न हो जाते हैं और उसी को आप ऊष्मीय ऊर्जा ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि आप शशि प्रसाद जी, पीवाईक्यूज मैं सोचता हूँ कि आपको वन शॉट के साथ ही करा दूंगा, वही बेस्ट रहेगा। क्योंकि क्लास का बहुत ज्यादा टाइम डिस्टर्ब होगा, इसीलिए मैं क्लास में रखता नहीं हूँ। प्रॉब्लम ये है, जनरल क्वेश्चंस एग्जांपल्स जो होते हैं वो मैं आपको कराते जाता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप ये चाहते हैं तो ठीक है, मैं पीवाईक्यूज इंक्लूड कर दूंगा क्लास में ही, ठीक है। लेकिन उससे क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी मतलब क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, क्लास के नंबर थोड़े से बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ऊष्मीय ऊर्जा, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप गति करते हैं, आप भागते हैं, दौड़ते हैं, तो आपके अंदर भी ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। तो जब पदार्थ के कण भागेंगे, पदार्थ के कण दौड़ेंगे, तो क्या उनमें ऊष्मा नहीं आएगी? हाँ, उनमें भी ऊष्मा आ जाती है। उसी को हम ऊष्मीय ऊर्जा कह देते हैं। जैसे अब मैंने आपको आगे कहा कि आकर्षण बल, ऊष्मीय ऊर्जा, आकर्षण बल, ऊष्मीय ऊर्जा, आकर्षण बल, ऊष्मीय ऊर्जा। तो ठोस में आकर्षण बल ज्यादा होता है, ऊष्मीय ऊर्जा कम होती है। द्रव में ऊष्मीय ऊर्जा ज्यादा होती है, आकर्षण बल कम होता है। लेकिन गैस में तो आकर्षण बल बहुत कम होता है और ऊष्मीय ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ऊष्मीय ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए गैस के कण बहुत तेजी के साथ गति करते हैं, बहुत तेजी के साथ भागते हैं। गैस के कण रुकते नहीं है, भागते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद गैसीय नियमों के बारे में बात की। मैंने आपसे कहा हम बॉयल नियम, चार्ल्स नियम, एवोगाद्रो का नियम, ये गैसीय नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला नियम हमने बॉयल का नियम पढ़ा। क्या पढ़ा? बॉयल का नियम पढ़ा। बॉयल का नियम क्या कहता है कि ये गैस के दाब और आयतन में संबंध बताता था। क्या करता था? ये गैस के दाब और आयतन में संबंध बताता था, ठीक है। तो क्या बताता था कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के, कहाँ गया भाई, ठीक है, बताता था प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, बताता था कि प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। क्या हो जाता है? दाब के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, यानी वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। क्या हो जाता है? वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी हो जाता है। बात समझ में आ गई? जबकि टी यहाँ पर कांस्टेंट है।
तो हमने क्या किया, पीवी नियत हो जाएगा तो P1 V1 बराबर P2 V2 हो जाएगा, ये मैंने आपको समझा दिया। फिर हमने ग्राफ बनाया P वर्सेस V के बारे में। तो P वर्सेस V का जो ग्राफ आता है वो हाइपरबोला आता है। क्या आता है? हाइपरबोला आता है। ठीक है शशि प्रसाद जी, आपकी बात मान ली, ठीक है। चलो, उसके बाद फिर चार्ल्स का नियम आया। चार्ल्स के नियम में गैस के आयतन और ताप में संबंध देखा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम जो होता है गैस का वो ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ताप बढ़ेगा तो गैस फैलेगी, ताप बढ़ेगा तो गैस फैलेगी, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर, कहा स्थिर दाब पर, कि गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू T। जबकि यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर P कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन टी बराबर नियत लिख सकते हैं, V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2 लिखा जा सकता है। ये इसकी फॉर्म हो जाती है, ये इसकी फॉर्म हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो ग्राफ अगर हम बनाते हैं V वर्सेस T का, तो V और T का ग्राफ है, ठीक है। मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था कि आप मुझे बताएंगे V और T का ग्राफ कैसा बनेगा। बताइए, क्या आप लोगों ने V और T का ग्राफ बनाया था? कितने लोगों ने V वर्सेस T का ग्राफ बनाया है? नीचे से ऊपर की ओर भेज पाए टेलीग्राम। चलो कोई बात नहीं, जो ग्राफ बनता है V वर्सेस T का, आप देख रहे हैं यहाँ पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। क्या है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, यानी V बढ़ेगा तो T बढ़ेगा, T बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, मैं यहाँ पर लिख दूं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। कैसा आता है ग्राफ? ग्राफ आता है ऐसा स्ट्रेट लाइन, ग्राफ आता है ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। आप कह सकते हैं सीधी रेखा। कैसी बनती है? सीधी रेखा, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा? सीधी रेखा बनेगी। फिर मैंने आपको एक ग्राफ और दिया था होमवर्क में, V वर्सेस 1/P। क्या है ये? ध्यान से देखना, V वर्सेस 1/P है। तो 1/P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पूरा का पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका भी ग्राफ क्या आएगा? 1/P का ग्राफ भी क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। यहां पर क्या आएगा? एक सीधी रेखा आएगी, और वो थोड़ी सी ऊपर से, क्योंकि वॉल्यूम कुछ तो होगा ना पहले से। ऐसा नहीं हो सकता कि वॉल्यूम जीरो ही हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना वॉल्यूम बिल्कुल ही जीरो हो। वॉल्यूम पहले से कुछ तो होगा ना, जीरो वॉल्यूम से शुरू नहीं करते, वॉल्यूम कुछ तो होगा। तो थोड़ा सा ऊपर से शुरू करते हैं हम, क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से शुरू करते हैं। और ये ग्राफ भी कैसा आता है? ये ग्राफ भी सीधी रेखा है। ये ग्राफ भी कैसा है? सीधी रेखा है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए, तो यहां तक तो बात हुई हमारे कल के रिवीजन के बारे में। अगर सब कुछ यहां तक क्लियर है तो फटाफट से बताइए। फिर हम बात शुरू करने जा रहे हैं आवोगाद्रो के नियम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? आवोगाद्रो के नियम के बारे में। आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम। चलिए फटाफट से बता दीजिए, क्या सब कुछ क्लियर है या नहीं? यहाँ तक की सारी बातें क्लियर? मैंने कल ही बना लिया था, बहुत बढ़िया, आपने कल बना लिया। तो पानी रखा था यहाँ, बहुत बढ़िया। सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है जी।
चलिए, आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है? वॉइस क्लियर आ रही होगी अब तो भाई। हाँ जी, वॉइस क्लियर आ रही होगी अब तो। वॉइस क्लियर आ रही होगी अब तो भाई। बेटा मैं सुपारी खाता ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं सुपारी या ऐसी कोई भी चीज नहीं खाता हूँ, इसीलिए मैं इतना स्वस्थ रहता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं, है ना, अधिक उम्र में भी कम उम्र जैसा दिखाई देता हूँ, एकदम फिट। समझ रहे हो? चलो, तो समान ताप व दाब पर किसी गैस में मोलों की संख्या उसके आयतन के समानुपाती होती है। किसके? आयतन के समानुपाती होती है। ध्यान से सुनिएगा। किस पर? समान ताप व दाब पर किसी गैस में मोलों की संख्या, किसकी संख्या? मोलों की संख्या उसके आयतन के, किसके? आयतन के समानुपाती होती है। किसके? उसके आयतन के समानुपाती होती है। आप क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे? ताप व दाब स्थिर है या नियत है? ताप व दाब स्थिर है या नियत है? ठीक, अब क्या हुआ? अच्छा, क्लास रुक रही है? 11:30 बज गए क्या? बताओ, 11:30 बज गए क्या? एक बच्चे कह रहे हैं क्लास रुक रही है। देखो जरा, अभी 11:30 नहीं बज रहे, अभी तो टाइम है। इतनी जल्दी कैसे रुकना शुरू हो गई? ठीक है, सही चल रही है क्लास अभी। अभी सही चल रही है क्लास। ठीक है जी, अभी क्लास सही चल रही है। ठीक, तो V प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि आयतन जो होता है, आयतन जो होता है ये मोलों की संख्या के समानुपाती है। मोलों की संख्या, आयतन जो होता है ये मोलों की संख्या के समानुपाती है। मतलब अगर आप आयतन बढ़ाओगे तो मोलों की संख्या भी बढ़ जाएगी। अगर आप आयतन बढ़ाओगे तो मोलों की संख्या भी बढ़। आप सब बोल रहे हैं कि सर हाँ, सब कुछ अपडेट हुआ है भाई, क्लास नहीं रुकनी चाहिए। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, आयतन प्रोपोर्शनल टू मोलों की संख्या। इसका मतलब यह है कि आवोगाद्रो ने ये कहा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, अनुसार यदि गैस का, गैस का आयतन बढ़ाया जाए, क्या किया जाए? गैस का आयतन बढ़ाया जाए, गैस का आयतन बढ़ाया जाए तो
गैस में मोलों की संख्या, गैस में मोलों की संख्या भी बढ़ जाएगी, भी बढ़ जाएगी। क्या होगा? गैस में मोलों की संख्या भी बढ़ जाएगी। ठीक है। ऐप बार बार रुक क्यों रहा है? नेटवर्क इशू। ओफो। सर आप वॉट के अनुसार स्वस्थ हैं? वॉट के अनुसार स्वस्थ का मतलब क्या होता है? मैं चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई तुम्हारी नेट में। अणुभार बढ़ाओ 2 गुणा वाष्प दाब, ये यहाँ पर क्यों आ रहा है भाई? अणुभार बढ़ाओ 2 गुणा वाष्प दाब, ये यहाँ का पॉइंट नहीं है ना? स्लाइड का कलर क्यों चेंज कर दें भाई? जो है वही रखेंगे ना, उससे डिस्टरबेंस होता है ना स्लाइड के कलर से। क्लास बैक हो रहा है। हो, तो यहाँ पर क्या है कि अगर गैस का, यदि गैस का आयतन बढ़ाया जाए, क्या किया जाए? गैस का आयतन, आयतन बढ़ाया जाए, तो गैस में मोलों की संख्या भी बढ़ जाएगी। क्या होगा? मोलों की संख्या भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब जब तक गैस का आयतन स्थिर है, जब तक गैस का आयतन स्थिर है, जब तक गैस का आयतन स्थिर है, तब तक गैस में मोलों की संख्या नहीं बढ़ेगी। तब तक गैस में मोलों की संख्या नहीं बढ़ेगी या नहीं बदलेगी। तब तक गैस में मोलों की संख्या नहीं बढ़ेगी, नहीं बदलेगी। तुम्हारी यही देख लो भाई क्या समस्या आ रही है। ठीक है, यहां से ये समझ में आया आपको? यहां से ये समझ में आया? इसका मतलब हम यहां से एक चीज और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? V अपॉन एन बराबर कांस्टेंट, नियत। और क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं V1 अपॉन N1 बराबर V2 बराबर N2। कैसा लिखा जा सकता है? कैसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। फटाफट से बताइए कैसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। हमारी क्लास क्लास तो सही चल रही है, मेरी भी क्लास सही चल रही है, मेरी भी क्लास सही चल रही है भाई। सब अपडेट, अपडेट तो कर ही लिया होगा तुम लोगों ने, अपडेट कर लिया होगा और मीडियम क्वालिटी पे चलाओ भाई। तुम्हारी जो क्लास जब तुम चला रहे हो तो उसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, क्लास में 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऊपर आ रहा है हाई क्वालिटी में, दूसरा आ रहा है मीडियम क्वालिटी, और तीसरा आ रहा है लो क्वालिटी। तो तुम लोगों को मीडियम क्वालिटी पे चलाना है, तुम लोगों को मीडियम क्वालिटी पे चलाना है। मीडियम क्वालिटी पे चलाओ, तुम्हारी क्लास बिल्कुल बढ़िया चलेगी, तुम्हारी क्लास बिल्कुल बढ़िया चलेगी। मीडियम क्वालिटी पे चलाओ। अब तुम हाई क्वालिटी पे चलाने के चक्कर में होगा कि मेरे पास तो फ्री वाईफाई है, मेरे पास तो बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा इंटरनेट है, तो मैं फ्री वाईफाई पे चलाऊंगा, तो हाई क्लास पे चलाऊंगा, तो शायद वहां दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, चलिए तो ये तीनों नियम खत्म होते हैं। अब हम लिखते हैं संयुक्त गैस नियम। क्या लिखते हैं? संयुक्त गैस नियम।
संयुक्त गैस नियम। अब संयुक्त गैस नियम क्या कहता है? संयुक्त गैस नियम क्या कहता है? इन तीनों नियमों को, जो हमने अभी तक पढ़े हैं, इन तीनों नियमों को जोड़ दो। इन तीनों नियमों, अच्छा एक बात बताओ फटाफट से, सब लोग तुम बड़ा कंफ्यूज कर रहे हो। जितने लोगों की क्लास सही चल रही है वो यस लिखो, और जितने लोगों की क्लास सही नहीं चल रही है वो नो लिखो। फटाफट से बताओ, फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखो। हम्म। मैक्सिमम बच्चों की क्लास सही चल रही है। मैक्सिमम बच्चों की क्लास सही चल रही है, यस यस यस। अनुराधा जी नो। तो अनुराधा जी एक बार अपने एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा से चलाओ, दोबारा से चलवाओ चलाओ, और मीडियम पे चलाओ, तो क्लास सही चलेगी। मैक्सिमम बच्चों का आ रहा है यस, मैक्सिमम, आई थिंक मोर देन 90% है। 90% से भी ज्यादा यस लिख रहे हैं। 90% से भी ज्यादा लोग यस लिख रहे हैं, मतलब क्लास सही चल रही है। मतलब क्लास सही चल रही है। ठीक है, चलो। संयुक्त गैस नियम क्या है? तीनों नियम को मिला दें। किसे? तीनों नियम को मिला दें। पहला नियम बॉयल का नियम। पहला नियम बॉयल का नियम क्या कह रहा है? बॉयल का नियम क्या कह रहा है? बॉयल का नियम कह रहा है कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। क्या कह रहा है? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। दूसरा नियम चार्ल्स का नियम। क्या? चार्ल्स का नियम। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और तीसरा नियम आवोगाद्रो का नियम। तीसरा नियम आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम क्या कह रहा है? ये कह रहा है V प्रोपोर्शनल टू N। क्या? V प्रोपोर्शनल टू N। अब इन तीनों को मिला दें। अब इन तीनों को मिला दें तो क्या लिख सकते हैं? V प्रोपोर्शनल टू, देखो, V प्रोपोर्शनल टू टी एन अपॉन पी। क्या लिख सकते हैं? टी एन या एन टी, एन टी अपॉन पी लिख सकते हैं। ये तीनों को मिला दिया गया नियम, ध्यान से देखिएगा इसे। ये नियम क्या कर दिया गया? तीनों को मिला दिया गया। ठीक है, ये तीनों को मिला दिया गया। ठीक, अब इसे और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? बहुत ध्यान से देखना। आपने लिखा, आपने लिखा V प्रोपोर्शनल टू, आपने लिखा V प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन पी। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दें, यहां से क्या कर दें? इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दें। प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दें तो यहां पर एक कांस्टेंट लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। तो V इक्वल्स टू, यहां पर कांस्टेंट आता है R। क्या आता है? R एन टी अपॉन पी। ये R क्या है यहां पर? ये R है नियतांक। R क्या है? R है नियतांक, जिसे आप कहते हैं गैस नियतांक। क्या कहते हैं? गैस नियतांक, जिसे आप क्या कह देते हैं? गैस नियतांक कह देते हैं। बात समझ में आई? चलिए, अब इसी से हम आदर्श गैस समीकरण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इससे हम आदर्श गैस समीकरण बना लेते हैं। जैसे अब अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं इस इक्वेशन में, क्या करूं मैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, इस p को कहां पहुंचा दूं? ऊपर पहुंचा दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इसे। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा PV बराबर nRT। क्या मिल जाएगा? PV बराबर nRT। और बताओ कितने बच्चों ने ये समीकरण पढ़ा है? इसी को आप कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। क्या कहते हैं इसे आप? आदर्श गैस समीकरण। इसी को आप कह देते हैं आदर्श गैस समीकरण।
आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन कितने बच्चों ने पढ़ा ये बताओ फटाफट से। बताओ कितने बच्चों ने पढ़ा ये आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण? बहुत बढ़िया। चलो, अब अगर इसी समीकरण में तुमसे कह दिया जाए, इसी समीकरण में आपसे कह दिया जाए n क्या है यहाँ पर, n क्या है आपके पास इस समीकरण में, n क्या है? n बराबर है आपके लिए यहाँ पर मूलों की संख्या। क्या है? n बराबर है आपके लिए यहाँ पर मूलों की संख्या। n बराबर है आपके लिए मूलों की संख्या। अब अगर मैं आपसे कहूं एक मोल के लिए, किसके लिए? एक मोल के लिए, एक मोल के लिए आपने मोल एक ले लिया, क्लियर, n बराबर एक। अगर आपने n बराबर एक ले लिया तो पी वी बराबर n को आप एक लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? केवल आर टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? केवल आर टी बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? पीवी बराबर आर टी बन जाएगा, क्या? एक मोल के लिए। अब इसमें भी आप जानते हैं कि जो आर है ये नियत है, ये आर क्या है? ये नियतांक है। ये भी तो क्या, ये क्या है? ये नियतांक है। ठीक, तो इस समीकरण को हम थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं आगे। इस समीकरण को अपने लिए और थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं हम। कैसे बना सकते हैं? इस आर को छोड़ दीजिए, मैं लिख देता हूं आर बराबर, ये नियतांक है ना, तो मैं लिख देता हूं आर बराबर क्या हो जाएगा? पी वी अपॉन टी। आ जाएगा या नहीं? आर बराबर क्या आ जाएगा? पी वी अपॉन टी। आर नियतांक है, तो यहां से हम एक बात लिख सकते हैं, जब ये नियत मान है, ये नियत मान है, ये नियत है, अगर ये नियत है तो इसका मतलब ये भी टोटल नियत होगा। तो यहां से हमारा समीकरण बन जाता है, क्या बन जाता है? P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। इस समीकरण का आप बहुत जगह इस्तेमाल करोगे, बहुत सारी अलग अलग जगह पर आप इस समीकरण का इस्तेमाल करोगे, बहुत सारी अलग अलग जगह आप इस समीकरण का इस्तेमाल करोगे। बात समझ में आ गई? हाँ, एन की जगह डब्ल्यू अपॉन एम आप लिख सकते हैं। अगर आपको एन ना दिया जाए, वेट दिया जाए और वेट दिया जाए और मॉलिक्यूलर वेट दिया जाए तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ये समीकरण? यहाँ से आप यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल निकाल सकते हो। P बराबर CRT भी होता है? ओफो, बलदीप जी जरा आप एक्सप्लेन करेंगे P बराबर CRT है क्या? आपने लिख तो दिया कि P बराबर CRT होता है, लेकिन ये P बराबर CRT है क्या, आप बताएंगे जरा? हम्म, बताएंगे P बराबर CRT है क्या? सांद्रता C बराबर N/V। चलो
ठीक है, आप इसे वहां पढ़ना जब विलयन पढ़ो, ठीक है, गैस में नहीं पढ़ो इसे, इसे आप गैस में नहीं पढ़ो, इसे आप कहाँ पढ़ोगे, जब विलयन पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे, विलयन, ठीक है ना। तो गैस में इस्तेमाल मत करना इसे, और ना गैस में लगाने की कोशिश करना, ठीक है ना। कहाँ पर पढ़ोगे आप इसे, विलयन में पढ़ोगे, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा गैसों का द्रवीकरण। गैसों का द्रवीकरण, इंग्लिश में आप कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। क्या कहते हैं इंग्लिश में आप लोग, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। क्या कह दिया आपने, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गैसों का द्रवीकरण, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। गैसों का द्रवीकरण क्या है, अगर आपके पास कोई गैस है, आपके पास कोई गैस है, आप उसे द्रव में बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, मान के चलो मेरे पास कोई गैस है और मैं इसे बदलना चाहता हूं द्रव में, मैं इसे बदलना चाहता हूं द्रव में। तो गैस को द्रव में बदलने के लिए आपको तापमान घटाना पड़ेगा और दाब बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ता है, प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ताप कम करके और दाब बढ़ा के गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, और इस प्रक्रिया को ही हम कह देते हैं द्रवीकरण। क्या कह देते हैं इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को कह दिया जाता है द्रवीकरण। क्या कह दिया जाता है, द्रवीकरण। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। यदि किसी गैस का, यदि किसी गैस का, गैस का ताप कम किया जाए, ताप कम किया जाए तथा दाब बढ़ाया जाए, तथा दाब बढ़ाया जाए, दाब बढ़ाया जाए तो गैस द्रव अवस्था में, गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को या इस घटना को गैस का द्रवीकरण, गैस का द्रवीकरण कहा जाता है, गैस का द्रवीकरण कहा जाता है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस कहा जाता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर पे जो गैस सिलेंडर है, आपके घर पे जो गैस सिलेंडर है, उस गैस सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है, उस गैस सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है, ये मान लो आपके घर का गैस सिलेंडर है, ठीक है। इस गैस सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है, ऐसा ही होता है ना गैस सिलेंडर, ठीक है। इस गैस सिलेंडर में अंदर जो गैस भरी हुई है, अंदर जो गैस भरी हुई है, ये गैस किस अवस्था में है, द्रव में या गैस अवस्था में। अभी कल कोई बच्चा कह रहा था कि सर गैस तो द्रव अवस्था में होती है ना, गैस तो द्रव अवस्था में होती है ना। ये अंदर जो गैस भरी हुई है, ये किस में है, ये द्रव अवस्था में है। अब क्या कोई बता सकता है कि गैस द्रव अवस्था में कैसे आई। जब आप ऊपर से नोजल प्रेस करते हो इसका, जब आप ऊपर से इसका ये नोजल प्रेस करते हो, तब तो यहां से गैस निकलती है बहुत सारी, नोजल प्रेस करने में तो यहां से बहुत सारी गैस निकलती है।
बहुत सारी गैस निकलती है, लेकिन अंदर जब ये भरी होती है, अंदर जब ये भरी होती है तो आप हिला के देखते हो तो इसमें तो द्रव जैसा महसूस होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कोई बता सकता है तुम लोगों में से ऐसा क्यों होता है? बताओ फटाफट से। अंदर भरी हुई होती है, तब तो आप हिलाकर देखते हो तो आपको द्रव महसूस होता है। क्या महसूस होता है हिलाकर देखने में? जैसे कि इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, जैसे कि इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। और जब आप इसका नोजल प्रेस करते हो तो इसमें से बाहर गैस निकलती है। ऐसा क्यों होता है? बताओ भाई। 11th वाला कोई लड़का बोल रहा था, क्या बोल रहा था 11th वाला कोई लड़का? आई हैव नो आइडिया। अंदर दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है। वायुमंडलीय दाब से तो बहुत ही ज्यादा अधिक होता है, बहुत ही ज्यादा अधिक होता है। चलिए, वास्तव में जब जब फैक्ट्रीज में तैयार की जाती है तो गैसीय अवस्था में ही होती है। क्या होती है? गैसीय अवस्था में। ये जो गैस यहाँ पर भरी हुई है, ये एलपीजी कहलाती है। क्या कहलाती है? एलपीजी। अब एलपीजी का पूरा नाम क्या है ये तो तुम सबको पता होगा, उसे अलग से लिखाने की जरूरत नहीं है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी पेट्रोलियम गैस है। क्या है? पेट्रोलियम गैस है, जिसे लिक्विफाइड कर दिया गया है। लिक्विफाइड मतलब जिसे लिक्विड में बदल दिया गया है। किस में बदल दिया गया है? जिसे लिक्विड में बदल दिया गया है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी पेट्रोलियम गैस जिसे लिक्विड में बदल दिया गया है। ठीक है। अब क्या होगा, इस एलपीजी में होती क्या है? तो एलपीजी बेसिकली ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होती है। क्या होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होती है। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, ब्यूटेन होती है और प्रोपेन होती है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होती है। अब ये है तो गैस अवस्था में, ये किस में है? ये है तो गैस अवस्था में, लेकिन हमें इसे अब सिलेंडर में भरना है। हमें इसे अब सिलेंडर में भरना है। तो जब सिलेंडर में हम इसे भरना चाहेंगे तो गैसीय अवस्था में तो नहीं भर सकते। और मान के चलो गैसीय अवस्था में हम इसे सिलेंडर में भर भी दें तो बहुत कम आएगी, बहुत कम आएगी। जरा सी देर में आप निकालोगे सर, खाली। जरा सी देर में सिलेंडर खाली हो जाएगा ना। और सिलेंडर तो हमारा महीनों चलता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीनों चलता है। आपने लगाया सिलेंडर और कई महीने तक इस्तेमाल कर रहे हैं आप प्रॉपर तरीके से। ठीक है। तो अब इस गैस अवस्था को क्या करते हैं? इस गैस अवस्था के साथ हम दो काम करते हैं। क्या करते हैं? इस गैस अवस्था का हम ताप कम करते हैं। क्या करते हैं? ताप कम। और साथ में दाब बढ़ा देते हैं। इस गैस अवस्था का ताप कम करते हैं। एक चैम्बर होता है पूरा। क्या होता है? एक पूरा चैम्बर होता है। उस चैम्बर में टेम्परेचर बहुत कम होता है। क्या होता है? टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो ताप कम करेंगे और साथ में दाब अधिक करेंगे, दाब बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? दाब अधिक करेंगे, दाब बढ़ा देंगे। ताप कम और दाब अधिक करते ही ये जो गैस अवस्था थी, ये अब किस में बदल जाएगी? ये अब बदल जाएगी द्रव अवस्था में। किस में बदल जाएगी अब ये? अब ये द्रव अवस्था में बदल जाएगी। और द्रव अवस्था में बदलकर आप इसे सिलेंडर में भर देंगे। द्रव अवस्था में बदलकर आप इसे सिलेंडर में भर देंगे। तो याद क्या रखनी है आपको? याद रखनी है ये दो बातें। ताप कम, दाब अधिक। क्या? ताप कम, दाब अधिक, ये दो बातें आपको याद रखनी है। टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई। और इसे आप वैसे भी याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो? आप सिलेंडर का जब नोजल प्रेस करते हो और जब उसमें से गैस निकलती है तेजी के साथ, जब तेजी के साथ गैस निकलती है तो आप महसूस करोगे वो बहुत ठंडी होती है। क्या होती है? बहुत ठंडी होती है। इसका मतलब उसका ताप कम होगा। ठंडी होती है ना, गैस निकलती है, हाथ लगा के देखो तो बहुत ठंडी होती है ना, ठंडी महसूस होती है। तो निश्चित तौर पे, हाँ, निश्चित तौर पे इसका ताप कम है, इसीलिए ये ठंडी होती है। और दूसरा, दाब अधिक है, ये कैसे पता चलेगा? आप नोजल प्रेस करते हो तो गैस धीरे धीरे निकलती है, बहुत तेजी के साथ निकलती है। धीरे धीरे निकलती है, तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ निकलती है। बहुत तेजी के साथ, इतनी तेजी के साथ निकलती है कि अगर आप उसके बीच में हाथ रखेंगे तो हो सकता है आपके हाथ को नुकसान हो जाए। ठीक है। बहुत तेजी के साथ निकलते, इसका मतलब क्या है? प्रेशर ज्यादा है। इसका मतलब दाब ज्यादा है। तो गैस सिलेंडर में भरी हुई गैस का ताप बहुत कम होता है और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। बात समझ में आ गई? और अब आप कहोगे जब बाहर निकलते तब गैस अवस्था में कैसे आ जाती है? तो बाहर निकलते समय प्रेशर कम हो जाता है।
जब बाहर निकलेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, टेम्परेचर बाहर का मिल जाएगा, तो वो गैस अवस्था तुरंत, सॉरी, वो द्रव अवस्था तुरंत किस में आ जाएगी, गैसीय अवस्था में आ जाएगी। वो द्रव अवस्था तुरंत गैसीय अवस्था में आ जाएगी। बात समझ में आ गई? ये कंसेप्ट है हमारा, ये कंसेप्ट है हमारे इसका। हाँ, यही बिल्कुल जो है आपके जो परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, आपके स्प्रेज वगैरह होते हैं, ठीक है, उनमें भी यही कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। प्रेशर कम किया जाता है, टेम्परेचर, सॉरी, प्रेशर बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर कम किया जाता है। या फिर आपके जो वो होते हैं ना रूम स्प्रे होते हैं, या आपके जो डिओज होते हैं, उनमें भी यही कंसेप्ट यूज किया जाता है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? अच्छा जी, कोई बताएगा बच्चा सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा नाम क्या है, कोई बता सकता है? सर्दी में शादी में सिलेंडर बर्फ जम जाता है। शादी में बर्फ क्यों जम जाता है? वो सर्दियों के दिनों में होता है, गर्मियों में तो नहीं होता। सर्दियों में होता है, गर्मियों में तो नहीं होता। तो बात समझ में आ गई। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, टेम्परेचर कम करना है और प्रेशर बढ़ाना है। तो यदि किसी गैस का ताप कम करें और दाब बढ़ाएं, तो ये गैस किस में आ जाएगी? गैस आ जाती है द्रव अवस्था में। किसमें? और इसी को आप क्या कह देते हैं? इसी को आप कह देते हैं गैस का द्रवीकरण। इसी को आप कह देते हैं गैस का द्रवीकरण। बात समझ में आ गई? इसी को कह दिया जाता है गैस का द्रवीकरण। कहानी समझ में आ गई? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है। सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है इसका नाम? कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड का मतलब जानते हो? दबाया गया। कंप्रेस्ड का मतलब दबाया गया, है ना, प्रेशर बढ़ाया गया। कंप्रेस्ड का मतलब, तो जो ये नेचुरल गैस है जिससे हमारी गाड़ियां चल रही हैं, वो कंप्रेस्ड की हुई है, कि ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उसका नाम है, क्योंकि जहां से हम उसे ऑब्टेन करके लाए हैं वो नेचुरल गैस कंपोनेंट है, ठीक है। कंप्रेस्ड हमने उसे दबा दिया है, तो इसका नाम क्या हो गया? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बहुत बढ़िया। अच्छा, बलदीप कुमार जी, देखो, बात आपकी सही है कि जब सिलेंडर खाली हो जाता है तो हम ये क्यों कहते हैं गैस भरवाने जा रहे हैं? हमें ये कहना चाहिए ना कि हम लिक्विड भरवाने जा रहे हैं, लिक्विड भरवाने जा रहे हैं। बोलचाल में कुछ का कुछ बोला जाता है ना। बोलचाल में कुछ का कुछ, जैसे तुम गेहूं पिसवाने जाते हो तो क्या बोलते हो? आटा पिसवाने जा रहे हैं। आटा थोड़ी पिसवाने जा रहे हो, पिसवाने तो गेहूं जा रहे हो, है ना। आटा तो पिसकर आएगा। तो बोलचाल में कुछ और बोला जाता है कभी कभी, ठीक है। साम बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब यहां से हमारा कंसेप्ट निकल कर आता है क्रांतिक ताप। किसका? क्रांतिक ताप। इंग्लिश में आप बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में आप? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में आप? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, ये क्रांतिक ताप क्या है? अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, यहां पर मैंने ताप कम किया, दाब बढ़ाया, तो गैस द्रव अवस्था में आ गई। तो ताप कितना कम करें? ताप कितना कम करें, कोई मान तो होना चाहिए। मान के चलो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस कार्बन डाइऑक्साइड को मैं लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना चाहता हूं, तो मुझे उसका ताप कम करना पड़ेगा। अब कितना ताप कम करें, कितना ताप कम करें, ये भी तो कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो कहा जाता है किसी भी गैस को जब आप द्रव अवस्था में बदलना चाहते हो, तो उस गैस के लिए तापमान का वो मान जिस पर गैस द्रव अवस्था में आ जाए, उसी को आप क्रांतिक ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को आप क्रांतिक ताप कहते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास नाइट्रोजन है, क्या है? नाइट्रोजन गैस है आपके पास, नाइट्रोजन गैस है, आप इसे लिक्विफाइड करना चाह रहे हो, आप उसे द्रव अवस्था में लाना चाह रहे हो। किस में ला रहे हो? नाइट्रोजन द्रव अवस्था, हाँ या ना? नाइट्रोजन द्रव अवस्था, लिक्विड नाइट्रोजन होती है ना? अरे हाँ या ना? लिक्विड नाइट्रोजन का नाम सुना है तुम लोगों ने? लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस है, इसे आप द्रव नाइट्रोजन में लाना चाहते हो, तो आप कहते हैं कि मुझे इसका तापमान
-196 डिग्री सेल्सियस लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा? -196 डिग्री सेल्सियस लाना पड़ेगा। इतना कम करना पड़ेगा, माइनस में 196। सोचो कितना कम होगा, सोचो कितना कम होगा, है ना। आपकी सर्दियों में जो तापमान होता है आपके आसपास, वो 10 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, है ना, ऐसे होता है। कहीं अगर कम होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बहुत ज्यादा जो ठंडे इलाके होते हैं, ठीक है, और ज्यादा ठंडे इलाके होते हैं, -10 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। कहा जाता है सियाचिन में -40 भी हो जाता है। जो ग्लेशियर है हमारे वहां, -80 कहा जाता है ध्रुवों पर। कितना? -80 कहा जाता है। ये तो भाई साहब उसके दुगने से भी ज्यादा है, ये तो उसके दुगने से भी ज्यादा है। ग्लेशियर पर आप कहते हैं, ध्रुवों पर आपका जो तापमान है वो -80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना होता है? -80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहां पर तो हमें -196 लाना पड़ रहा है। सोच के देखो कितना कम करना पड़ रहा है तापमान, कितना कम करना पड़ रहा है तापमान। अशुपाल, -196, NO2 नहीं है, N2 है। NO2 मत करना, N2 करना, ठीक है। तो ये जो तापमान है जिस पर हमारी ये नाइट्रोजन गैस किस में आ रही है? द्रव अवस्था में आ रही है। इस तापमान को हम नाइट्रोजन के लिए क्रिटिकल तापमान कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। हाँ बिल्कुल। इसमें हम हमारे जो लिविंग, है ना, स्पेसिमेन होते हैं, प्रिजर्व करते हैं। जैसे हम आरबीसी में प्रिजर्व कर सकते हैं, स्पर्म प्रिजर्व कर सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रिजर्व कर सकते हैं। क्योंकि इतने कम टेम्परेचर पर उनकी सारी की सारी जैविक क्रियाएं रुक जाती हैं, वो सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं, डॉर्मेंसी में चले जाते हैं और खराब नहीं होते। लंबे टाइम तक सेव रह सकते हैं, वो खराब नहीं होते। जैसे फ्रिज में रखते हो ना तुम सब्जियां, है ना, फ्रिज में सब्जियां लंबे टाइम तक सेव रहती हैं, साफ सुथरी रहती हैं, खराब नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। तो हम अपनी लेबोरेटरी में इतने कम तापमान पर चीजों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, ठीक है। चलो, तो क्रिटिकल तापमान क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। वह ताप या किसी गैस के लिए, किसी गैस के लिए वह ताप जिस पर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। किसमें? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। गैस का, गैस का क्रांतिक ताप कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। नाइट्रोजन के लिए कितना है? फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन के लिए कितना है? -196 डिग्री सेल्सियस। और तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना होता है? ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना है? चलिए, कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, डोंट वरी। अच्छा, टाइम पूरा हो गया, आज खत्म कर दूं? ऐसे ह्यूमन को भी किया जा सकता है, बिल्कुल आप कीजिएगा आगे एक्सपेरिमेंट। अभी तक तो ऐसा एक्सपेरिमेंट किया नहीं हमने कि आदमी को ऐसे कर लें, ठीक है। आप करना भविष्य में जाकर, ठीक है। चलिए, तो क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका क्लास में जुड़ने के लिए। रिंकू जी, आज आपका जन्मदिन है, तो बहुत बहुत बधाई आपको जन्मदिन की। हाँ जी आयुषी जी, मुझे मेरा चश्मा अभी नहीं मिला है, मिल जाएगा तो मैं उस दिन लगा कर जरूर आऊंगा। थोड़ी सी दिक्कत मुझे भी हो रही है। बाकी क्लास कैसी लग रही है आप मुझे जरूर बताइएगा, समझ में सब कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो बाकी तो सब ठीक है। चलिए, मिलते हैं कल की अपनी क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।